मधुबाला एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन उनके अभिनय से कहीं अधिक चर्चा उनकी खूबसूरती की होती रही है। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल कहा करते थे कि मधुबाला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली, बहुमुखी और सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वीनस कहा जाता था। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा कहती थी, कभी कभी मुझे मधुबाला की झलक मिल जाती थी जब वह सुबह वॉक के लिए जाया करती थी। अगर आपकी नज़र उनके चेहरे पर पड़ जाती थी तो आपका दिन बन जाया करता था। निरूपा राय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक उनका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। मीनू मुमताज़ कहती थी उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थी तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग उनके गले के नीचे जा रहा है। मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा फिल्म में काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपना डायलॉग भूल बैठे थे। मशहूर पत्रकार बीके करंजिया ने अपनी आत्मकथा काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखा था, उनके किसी फोटो ने उनकी असाधारण सुंदरता के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनमें कोई कमी नहीं थी। खतीजा अकबर ने मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा था कि अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा, सही समय पर सही फैसला न ले पाना और अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था और जिसके कई बुरे परिणाम उन्हें झेलने पड़े थे। फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल के पूर्व संपादक गुलशन इविंग कहा करते थे, उनमें कुटिलता बिल्कुल भी नहीं थी, उनमें एक बच्चे का दिल और सादगी थी। मशहूर अभिनेता देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हुई हंसी बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था, उनका चेहरा सुबह की ओस की तरह हमेशा तरोताज़ा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे खास चीज़ थी उनकी मशहूर हंसी। कोई भी मौका मिलते ही वो खिलखिलाकर हंसती थी। किसी को यह अंदाज़ा नहीं रहता था कि वो कब किस बात पर हंस देगी और कितनी देर तक हंसेंगी। कई बार तो वो शॉट के दौरान अचानक हंसने लगती थी। तब निर्देशक सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर करते थे और इस बात का इंतजार करते थे कि मधुबाला कब अपनी हंसी पर काबू पाए। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और उनकी पहली फिल्म थी बसंत। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज़ दिल्ली वापस चली गई। फिर देविका रानी ने फिल्म ज्वार भाटा में रोल देने के लिए मुमताज़ को दिल्ली से बुलावा भेजा। बाद में मुमताज़ ने ये रोल किया नहीं, लेकिन उनके पिता ने मुंबई में बसने का फैसला कर लिया। उन्हीं दिनों मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने एक फिल्म शुरू की थी, बेचारा भगवान, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कमला चटर्जी को हीरोइन बनाया, लेकिन अचानक कमला का निधन हो गया और फिल्म रुक गई। सदमे से उबरने के बाद केदार शर्मा ने फिल्म बनाने का फैसला किया और बाल कलाकार मुमताज़ को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया और मुमताज़ का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर रखा गया नीलकमल। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें नए नए आज़ाद हुए मुल्क के नौजवानों के सपनों की मलिका बना दिया। राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान मुगल आजम में लिखते हैं, झूले पर झूलती हुई एक शेख हसीना और बार बार आकर भी नज़रों से ओझल होता वो परीनुमा चेहरा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे तो गाड़े ही, लेकिन उसी के साथ मधुबाला को किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी भी बना दिया। इसी बीच न्यूयॉर्क की थिएटर आर्ट्स पत्रिका ने एक लेख के साथ मधुबाला का चित्र छापा, जिसका शीर्षक था दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो कि बेवर्ली हिल्स में नहीं रहती है। 3 बार के ऑस्कर विजेता फ्रैंक कापरा एक फिल्म समारोह में भाग लेने बम्बई आए। मूवी टाइम्स के संपादक बीके करंजिया अपनी पत्रिका का एक अंक लिए कापरा का इंटरव्यू लेने गए। उस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर मधुबाला की तस्वीर छपी हुई थी। करंजिया अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कापरा ने पत्रिका देखते ही मुझसे पूछा, ये लड़की कौन है? क्या ये वाकई इतनी सुंदर है? क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? मैं उसे हॉलीवुड में रोल दिलवा सकता हूँ। ताज होटल में मधुबाला के साथ एक मीटिंग तय कराई गई। करंजिया ने बहुत उत्साहित होकर यह बात मधुबाला के पिता अताउल्ला खां को बताई। करंजिया ने लिखा, यह कहते हुए उनके पिता ने सारे मामले पर पानी फेर दिया कि मधुबाला को कांटे छुरे से खाना नहीं आता, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगी। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो मधुबाला को पूरी दुनिया में एक पहचान मिल गई होती। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के पिता को दिलीप कुमार की परछाई तक पसंद नहीं थी, उनके नाम तक से परहेज था। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ नायिका की भूमिका के लिए पहले मधुबाला को चुना गया था।
बम्बई में इस फिल्म की शूटिंग की जानी थी, लेकिन बाद में निर्माता B.R. चोपड़ा को लगा कि इसकी शूटिंग भोपाल में भी करना जरूरी है। खतीजा अकबर लिखती हैं, मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी बेटी को बम्बई के बाहर शूटिंग करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि बम्बई से बाहर जाने पर मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच प्यार और परवान चढ़ेगा, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुए। तब तक फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बावजूद B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला को फिल्म में ले लिया। वहीं से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अलग हो गई। इस मामले को B.R. चोपड़ा अदालत में ले गए, जिससे दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि दोनों के संबंध खराब हो गए। B.K. करंजिया इस संबंध विच्छेद का दूसरा कारण बताते हैं। वो लिखते हैं, अताउल्ला खान ने यह कहते हुए दिलीप कुमार को मधुबाला से शादी करने की इजाज़त नहीं दी कि पहले वो अपनी बहनों की शादी करे। जब मैंने खान साहब से इस अजीब सी शर्त के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दिलीप कुमार की बहनों के कपड़े धोए। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस मनमुटाव का एक तीसरा कारण बताते हैं। वो लिखते हैं, आम धारणा के विपरीत अताउल्ला खां मधुबाला से मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी थी। वो 2 बड़े स्टार्स को एक छत के नीचे लाने के विचार से बहुत खुश थे, लेकिन अगर मैंने सारे मामले को अपने दृष्टिकोण से नहीं देखा होता तो वैसा ही हुआ होता जैसा वो चाहते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं, अताउल्ला खां मधु को ये समझाने में कामयाब हो गए कि मैं उनसे अभद्र व्यवहार कर रहा हूँ। वो अपने पिता के तर्कों से सहमत दिखी और उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि शादी होने के बाद सब चीज़ें सुलझ जाएंगी, लेकिन मुझे लग गया कि मैं एक जाल में फंसने जा रहा हूँ और अपने करियर को संवारने में अब तक जो सावधानी मैंने बरती है वो दूसरों की इच्छाओं और रणनीति में दबकर नष्ट हो जाएगी। दिलीप कुमार ने लिखा कि मधुबाला इस मामले में तटस्थ रही, उन्हें उनकी परेशानी का जरा भी अंदाजा नहीं रहा। इसी बात पर दिलीप कुमार ने उनसे शादी न करने का फैसला किया। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, उनके दिल में छेद था। उस समय तक उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बावजूद उन्होंने मुगले आजम फिल्म की शूटिंग पूरी की। उनमें अपने काम के लिए गजब का समर्पण था। मुगले आजम के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद ने बताया था, आपको याद होगा कि फिल्म का पहला सीन जिसमें मधुबाला को बुत बनाकर खड़ा किया गया था, मधुबाला जरी के काम से लदे भारी भरकम कपड़ों के वजन के साथ वो शॉट ओके होने तक घंटों झुलसा देने वाली गर्मी के बीच बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। फिल्म के आखिरी सीन में मधुबाला ज़्यादातर लोहे की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ी होती है। राजकुमार केसवानी लिखते हैं, जंजीरें इस कदर भारी थी कि वो जब जब उन्हें पहनकर खड़े होने की कोशिश करती तो घुटनों के बल गिर पड़ती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर काम को अंजाम दिया। इन जंजीरों का बोझ मधुबाला के वजन से भी ज़्यादा था, जिन्हें पहनकर चलना बेहद आजमाइश और तकलीफ का काम था। उनका इलाज करने वाले बम्बई के चोटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें आगाह किया था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम न करें और फिल्म में नाच का सीन तो नहीं करें। खतीजा अकबर लिखती हैं कि यह ताज्जुब की बात है कि उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाने वाले उनके पिता अताउल्ला खान ने उनको कम फिल्में लेने के लिए बाध्य नहीं किया। उनके काम के बोझ को कम करने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया और मुगले आजम फिल्मों की रात में भी शूटिंग की। किसी भी निर्माता ने मधुबाला के काम के बोझ को कम नहीं किया। नाचना, पानी में भीगना और पैरों में जंजीर पहनकर चलना, मधुबाला ने सब कुछ किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो काम करते करते बेहोश हुई, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही एक शादी कर चुके किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। किशोर इलाज के लिए उन्हें लंदन ले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें भारी और तनाव वाला काम करने से मना किया। उनको बच्चे न पैदा करने की सलाह दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक हो जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उनको बताया गया कि वो 10 साल भी जीवित रह सकती है और 1 साल में भी उनकी मौत हो सकती है। वो इस एहसास के साथ बम्बई लौटी कि उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। अपने जीवन के अंतिम 9 साल वो तिल तिल कर मरती रही। मधुबाला की बहन मधुर ने खतीजा अकबर को बताया था कि लंदन से लौटते ही किशोर कुमार उन्हें हमारे घर ले आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत व्यस्त है और मधुबाला के लिए उनके पास समय नहीं है। मधुबाला को इसका बहुत बुरा लगा। वो गंभीर रूप से बीमार थी। उनको उस समय अपने पति की ज़रूरत थी। किशोर कुमार ने उनके इलाज का सारा खर्च उठाने की पेशकश की, लेकिन क्या ये काफ़ी था? किशोर उनसे फ़ोन पर बात करते, लेकिन धीरे धीरे किशोर का उनसे मिलने आना कम होने लगा। खतीजा अकबर लिखती हैं कि ये एक बेमेल शादी थी जो जल्दबाजी में की गई थी। इस शादी से उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। मधुबाला को किशोर से
अत्यधिक प्रेम की दरकार थी जो उन्हें उनसे नहीं मिला। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी लीना चंद्रावर का मानना था कि जब मधुबाला को इस बात का एहसास हो गया कि दिलीप कुमार से उनकी शादी नहीं होने वाली, तो उन्होंने ये जताने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जिन्हें वो ठीक से जानती भी नहीं थी। मधुबाला का किशोर कुमार से शादी करने का जो भी कारण रहा हो, प्यार उसका कारण नहीं था। उनके अंतिम समय में दिलीप कुमार उनसे मिलने गए। उनका कहना था बीमारी की हालत में भी वो उतनी ही आकर्षक लग रही थी। उनसे मिलने वालों में बीके करंजिया भी थे। उन्होंने लिखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वो कमज़ोर जरूर हो गई थी लेकिन वो तब भी सुंदर लग रही थी। अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने मौत के साथ संघर्ष छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दिलीप कुमार उस समय मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब वो शाम मुंबई पहुंचे तो उन्हें मधुबाला के निधन की खबर दी गई। तब तक उनको दफनाया जा चुका था। दिलीप उन्हें अंतिम विदा देने कब्रिस्तान पहुंचे। फिर वो वहां से अपनी संवेदना व्यक्त करने मधुबाला के घर गए।